Good evening, students. I welcome you. Year 2021 has begun. Our resolution, हमारा resolution क्या है? Hard work, determination और not to waste even a moment of life. ये बहुत जरूरी है कि हम अपना समय को नष्ट नहीं करेंगे 2021 में और इसका इस्तेमाल कर लेंगे और अपने रिजल्ट्स को, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अब नया साल हम अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, हमारा हार्ड वर्क स्ट्रांग है कि हम 100 आउट ऑफ 100% लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट्स में और इसको हम कर सकते हैं। सुन लीजिए, इफ यू थिंक, बिलीव एंड एक्ट, देन इट इज पॉसिबल। कोई भी चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती स्टूडेंट्स। जो लोग सक्सेसफुल है उन्होंने कामयाबी हासिल की अपनी मेहनत से, अपने डिटर्मिनेशन से, और वो पीछे नहीं हटे, वो क्विट नहीं किया, करते रहे और वो फिर आगे पहुंच गए। और दूसरे जो लोग हैं वो सोते ही रह गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई उनका डिटर्मिनेशन भी नहीं था और हार्ड वर्क भी नहीं था, तो वो फिर एवरेज की लाइफ लीड कर रहे हैं। तो आपका डिसीजन है कि 2021 में आप बड़ी परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मेरी शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं नए साल की, और मैं प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन करें अपने सभी सब्जेक्ट्स में। और ये इम्पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं होता, सभी स्टूडेंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही लेगा, यही मैं बताना चाहता हूँ। तो आप जितने अगर सब मेहनत करेंगे तो सभी ले जाएंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मतलब अबंडेंस है, सबके लिए अवेलेबल है, कोई ये नहीं कि एक के लिए है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए कि आप सभी ही अच्छे स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, और आप सब अगर मेहनत करेंगे तो सभी के ही बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले। तो देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनर्जी को कायम रखिए, एनर्जी को रखिए अपने पास, मैं भी रखता हूँ। तो एनर्जी बहुत जरूरी है जब हम पढ़ाते हैं या तुम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमें फोकस करना है। देखो, हमने लास्ट टाइम आपको बताया स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बेस पे हम फिर IUPAC नेमिंग भी हम आगे लिखने जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, क्या होता है स्टूडेंट? वो सेंट्रल एटम जो कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज कैरी करेगा अगर सारे लिगेंड्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर चले जाएं। इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कौन आए थे? लिगेंड्स। किसके साथ लगे? सेंट्रल मेटल के साथ। सेंट्रल मेटल क्या था? लीविस एसिड। और जो लिगेंड्स आए थे वो क्या था? लीविस बेस। अगर मैं लिगेंड्स को हटा दूं अपने इलेक्ट्रॉन ले जाके, तो जो चार्ज सेंट्रल मेटल आयन पे बचेगा स्टूडेंट, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इसमें कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर पहले भी तुम पढ़ चुके हो, कहां पढ़ा था तुमने? 11th में, जगह जगह पढ़ा। अब देखो, आपके सामने एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जरा वार्म अप एक्सरसाइज होती है, वार्म अप, जब कोई भी प्लेयर खिलाड़ी आते हैं टीम के, तो वो वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं खेल से पहले। आपने देखा है मैच, क्रिकेट के, सॉकर के, किसी भी गेम के, तो एथलीट्स क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं, अपने शरीर को एक्सरसाइजेस करते हैं और उसके बाद वो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेक्चर से पहले थोड़ा वार्म अप करवाते हैं। आपके दिमाग को ओपन करता हूं। आपका दिमाग क्या होता है? पैराशूट की तरफ होता है। पैराशूट है लेकिन ये बंद है, इस पैराशूट को खोलना है हमें। किसको खोलना है? जो हमारा दिमाग है स्टूडेंट, वो एक पैराशूट है, उस पैराशूट को खोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बंद ही रह जाएगा। अगर वो बंद रह गया तो जो डाइवर होते हैं ना, जो आपने देखे हैं ना 24,000 फीट से डाइविंग करते हैं, तो पैराशूट खोलते हैं, तो तब जाके वो आराम से क्या होते हैं? नीचे आ जाते हैं। अगर पैराशूट नहीं खुला तो क्या होगा? वो मर ही जाएगा बेचारा, गिर जाएगा। समझे क्या मतलब? इसी तरह आप अपने दिमाग के पैराशूट को खोलिए स्टूडेंट्स। खोलने के लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। ये कह रहा है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। चलो, मैंने ज्यादा तो नहीं, चलो यहां पर मान लो ये कंपाउंड, पहला ये वाला कंपाउंड है स्टूडेंट, मान लो गिव द ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो ये कंपाउंड क्वेश्चन पेपर में आया था, ये पेपर में आया था स्टूडेंट कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर और बताओ और कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ सेंट्रल एटम का। देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए कि कौन इसका आंसर कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स विच आर डायरेक्टली बाउंड टू द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, उसे हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, हमने क्या कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसमें हर कॉम्प्लेक्स आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हमने कैसे डिफाइन किया, क्या बताया? नंबर ऑफ लीगेंड, नंबर ऑफ लीगेंड डोनर एटम्स,
नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स, मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम स्टूडेंट, नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स जो होते हैं टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो भी है, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने जो लिगेंड है वो डायरेक्टली बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन ये आया था पेपर में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। K3Fe2O4 थ्राइस, बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आयरन का। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिलेगा 1 मिनट का वक्त, और अपने पैराशूट, जो दिमाग का पैराशूट है उसे खोलिए, अभी बंद है उसको खोल लीजिए स्टूडेंट्स। 24,000 फीट से नीचे गिर रहे हो आप, समझिए, पैराशूट खोलिए, और आपका जैसे जैसे दिमाग यूज होगा तब तक और क्वेश्चन के आंसर भी आते जाएंगे। तो कौन, किसने आंसर बताया, जल्दी से बताओ कि इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है, जल्दी से सर बताओ, 3। 30 सेकंड। दूसरा बताओ कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें स्टूडेंट्स, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का स्टूडेंट। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है स्टूडेंट, इसको गलत लिख के आए थे, मैं भी देखना चाहता हूं तुम क्या करते हो। तुम्हें लिगेंड्स के बारे में मैंने बताया था, मोनोडेंडेट, बाइडेंडेट, कीलेट लिगेंड्स, ये सब आने वाले हैं पेपर में, हॉट क्वेश्चंस होते हैं। आप बताइए कि कितना नंबर निकाला है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसका, इस कंपाउंड का वो गलत आंसर है। चलो आगे बताओ कोई और कौन स्टूडेंट। से कंपाउंड का पूछ रहे हो? ये वाला जो मैंने राइट मारा, ये वाला पूछ रहा हूँ। MnCO, अच्छा ये वाला। हाँ, K3Fe2O4 3, ये वाला क्वेश्चन दिया पेपर में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 होगा ना। आपका समय खत्म हो रहा है, फिर मुझे ही करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कर लीजिए, टाइम खत्म हो रहा है स्टूडेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पेपर में आया था। कोई भी स्टूडेंट आंसर करना चाहता है कर दे, टाइम इज ओवर। आपका क्लॉक मैंने टाइमर ऑन किया, 30 सेकेंड हो गए खत्म। अब उसके बाद फिर मुझे ही करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो C2F4 है स्टूडेंट, इसका क्या नाम है, ये कौन सा लिगेंड है, बताओ जल्दी से। कौन बता रहा है, ये ऑक्सालेटो है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में ऐसा भी लिखेगा ऑक्सालेटो, इसको ऐसा भी लिखेगा OX ऑक्सालेटो है। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, देख रहे हो, दो इसके 2 दांत हैं, डाइडेंटेट है ये। एक जो लिगेंड है उसके पास 2 डोनर एटम है, कितने हैं, 2। एक लिगेंड में 2 डोनर एटम है स्टूडेंट, 2 डोनर एटम है, और वो दोनों ही लिंक करने वाले हैं, और वो एक साइक्लिक रिंग बना लेते हैं। उन्हें कीलेट लिगेंड भी कहा जाता है। देखो मैं कई बातें बताऊंगा इसके बारे में, उन्हें क्या कहते हैं, कीलेट लिगेंड्स भी कहते हैं। ये कीलेट बना देते हैं, कीलेट का मतलब साइक्लिक रिंग बना देते हैं सेंट्रल मेटल के अराउंड, और वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं। जो भी साइक्लिक रिंग बनाते हैं स्टूडेंट, उन्हें कीलेट लिगेंड कहते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, इनके यूजेस भी बहुत ज्यादा है। आपके शरीर में जब कोई पॉइजन चले जाती है, लेड जैसे आयरन ज्यादा या कॉपर ज्यादा हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए कीलेट लिगेंड का यूज किया जाता है, जैसे EDT है ऐसे। वो क्या करते हैं कि वो मेटल को कीलेट बना लेते हैं और आपके बॉडी से वो निकल जाएंगे फिर। तो यहां पर देखिए कि ये बाइडेंटेट है, तो कितने, 3 हैं। अरे एक के 2 एटम बॉन्ड बना रहे हैं, कितने, एक के 2 बना रहे हैं, किसके साथ, आयरन के साथ। तो 3 के कितने बनाएंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है स्टूडेंट, ख्याल रखिए, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। आज स्टूडेंट 3 लिख के आए थे, उन्हें 3 दिख रहा था यहाँ पर, लेकिन ये देखना है कि ये जो लिगेंड है ये कौन सा ऑक्सालेटो होता है, ये ऑक्सालेटो होता है स्टूडेंट। ऑक्सालेटो के पास 2 डोनर एटम होते हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। अब निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट, उसके कई तरीके हैं। अगर पोटेशियम तुम्हें पता ही है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 है, तो अगर ये मैं लिखूं, ये +1 × 3 है पोटेशियम का, आयरन का मैंने X लिया है स्टूडेंट। तो ऑक्सालेटो के पास कितने हैं, -2, एक का है, -2 कितने का, एक का, तो 3 है, और ये = 0 हो गया, ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसकी X की वैल्यू कितनी आई है, जल्दी से बताओ, X की वैल्यू कितनी आ रही है, कितना आया X का स्टूडेंट्स, कितना आया इसका ऑक्सीडेशन नंबर,
+3 और -6, तो -3x+3 आ गया। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है इसमें। बोलो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? एक और मेथड था कि अगर आप इसको तोड़ लेते, अगर इसको तोड़ लेते तो ये ऐसे बनता, पोटेशियम FeC2O4 स्टूडेंट, ये कौन सा बनता, ये ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये कितने हैं, 3 है, तो चार्ज इसके ऊपर 3 माइनस आता, 3 माइनस आता, देखो ये कटायन होता है, ये एनायन है, कटायन है, ये एनायन है, कटायन और एनायन का चार्ज मिला के अब इसके अंदर निकालनी है तो बहुत आसान है, आयरन को x रखो और ये 3 है और एक का -2 है चार्ज, और ये -3 के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू +3 आई। कैसे भी निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया। और अब ये क्वेश्चन आ गया MnCO5 का, इसका बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है स्टूडेंट्स और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है इसमें, ये इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड है, लिगेंड्स के बारे में मैंने बताया था, CO, भाई CO का बारे में बताया था आपको, लेकिन ये दो तो है, लेकिन ये जब कार्बन जो होता है वो इसका बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो फिर कोऑर्डिनेट 5 लगे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 5 ही हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मेटल का कैसे निकालोगे, CO के ऊपर कोई चार्ज है, ये न्यूट्रल है, कौन सा है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रल लिगेंड का मैंने क्या बताया था, 0 चार्ज है। तो Mn का अगर x है, Mn का अगर x है स्टूडेंट, Mn के ऊपर अगर x है तो ये 5 × 0 = 0, तो x की वैल्यू 0 है, तो इसमें 0 चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज की 0 है स्टूडेंट। तो फिर मैंगनीज के बारे में आपने कहा कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 0, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 5, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया मैंगनीज का, 0 आया। और नेक्स्ट देखो, अगर NiCl4 2- मैंने लिखा, तो इसके अंदर Cl कितने हैं, 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका चार्ज कितना आएगा, अगर निकल का X है, एक जो Cl होता है स्टूडेंट, Cl कैसा लिगेंड होता है आपको दिख रहा है, मोनोडेंटेट है, इसका चार्ज कितना है, -1, तो 4 है, 4 × -1 और -2 के बराबर है, -2 के बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो फिर वैल्यू कितनी आई, ये x की वैल्यू +2 आई। तो यहाँ पर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट वो +2 है। देखो अभी ये सारे मैं यूज करने जा रहा हूँ जब मैं इनकी नेमिंग लिखूंगा IUPAC में। और इसमें कितना आया जल्दी से बताओ, लास्ट वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जी, कौन बता रहा है, 30 सेकंड्स का टाइम मिला आपको, टाइमर ऑन हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर टिटेनियम का कितना है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी होती है जो ब्रैकेट में हमने डाल दी, जिसके साथ ये लिगेंड लगे हुए हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन स्टूडेंट्स, कौन बता रहा है, जल्दी बताओ, इसमें डिफिकल्टी क्या है, कितने लगे हैं लिगेंड, अरे वाटर कौन सा कैसा लिगेंड है, ये वाटर है आपका, तो एक ही है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, न्यूट्रल है, कौन सा है, मोनोडेंटेट लिगेंड है स्टूडेंट्स। और एक ही एटम जो है वो लगेगा वाटर का, चार्ज ये न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है स्टूडेंट, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पर सीधा ही आ गया। और फिर अगर मैंने निकालना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, टिटेनियम का X ले लूं, अगर टिटेनियम का X है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आया, ये मेरे पास कितना है, X टिटेनियम का है, तो ये 0 × 6 है और +3 के बराबर है, तो X की वैल्यू +3 है, तो टिटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया स्टूडेंट, यहाँ पर +3, कितना है, +3। इसमें कोई डाउट किसी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, उन्हीं को मैंने लिया था पिछले साल के कुछ पेपरों में से, किसी को डाउट है तो मुझे बता सकता, एनी स्टूडेंट हु हैज एनी डाउट, बोलो, आगे चलूं, जब तक आप यस करते हो तो मैं तभी रुक जाता हूं कि कोई डाउट है तो पूछ लो।
देखो ये बहुत जरूरी है कि जितने भी लिगेंड्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मोनो, बाई, ट्राई, हेक्सा, कीलेट वाले, इस तरह से एम्बिडेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इन सब का यूज होने वाला है। और हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम का, बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बेस पे ही हम आगे सारे नोमेनक्लेचर लिखेंगे। तो मैं आगे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ की स्टोरी खत्म हो गई। ये सारे क्वेश्चन है, तुम इसको होमवर्क में कर सकते हो, हम इनको कर चुके हैं, दोबारा से मैंने आपको बता दिया एक क्वेश्चन करके कि दो चीजें बताई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो पूछेगा आपके पेपर में, और जो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो लीगेंड है ये मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, कैसा लीगेंड है, कितने डोनर एटम मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट, उन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो एक लिगेंड में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे ऑक्सालेटो में मैंने दिखाया कि ये बाइडेंटेट है, इसके पास दो दांत हैं, दो एटम हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं आयरन को, तो 3 × 2 6 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और फिर हमने चार्ज देख के इनका सेंट्रल का निकाल लिया। आगे चले स्टूडेंट, स्टोरी शुरू हो गई कि सबसे पहला, अब हम आ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक चीज और याद रखो कि दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं स्टूडेंट, एक होते हैं होमोलेप्टिक, एक होमोलेप्टिक होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कौन से होते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट, कौन बता रहा है। सर होमोलैक्टिक वो होते हैं जो सेम होमो होते हैं, हेट्रो कॉम्प्लेक्सेस, बताओ होमोलेप्टिक कौन से होते हैं, जो जिन सेम होते हैं। होमो का मतलब सेम, एक ही लिगेंड है, जिनके अंदर स्टूडेंट ओनली वन लिगेंड होगा, ओनली वन लिगेंड होगा, ठीक है। और हम हेट्रो में एक से ज्यादा लिगेंड होंगे। हेट्रो में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें ओनली वन काइंड ऑफ डोनर है, ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम है, ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम है, ओनली वन। और इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, हेट्रो में मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम होगा, मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम होगा। बोलो सही है। हेट्रो का मतलब यही होता है, हेट्रो का मतलब ये, जैसे एग्जांपल दूं स्टूडेंट, अब उसने आपको एग्जाम में ये दिया CONH3+, ठीक है, और एक कंपाउंड ये दिया CONH3 को 4 कर देता हूँ, इसको Cl2 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ। आप बताओ कि इसमें होमोलेप्टिक कौन सा है और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, विच इज होमोलेप्टिक एंड विच इज हेट्रोलेप्टिक। जल्दी से बताओ, 30 सेकेंड्स का टाइम मिल रहा है, बताओ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, विच इज होमोलेप्टिक एंड विच इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, सर फर्स्ट वन फर्स्ट वन होमोलेप्टिक, बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का डोनर एटम है, एक ही टाइप के काइंड है डोनर एटम, सारे कौन से हैं, NH3। दूसरा कौन सा है, इसमें दो टाइप के, कितने हैं, दो टाइप के डोनर एटम, मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम है, एक तो नाइट्रोजन है, एक Cl है, ये दोनों डिफरेंट है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा हो गया, हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होंगे, जब मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, उसमें ये काम आने वाला है। कोई भी वर्ड मैं यूज करता हूं, कहीं ना कहीं मेरा यूज होने वाला है, उसको समझ लो स्टूडेंट्स। जो मैं लेक्चर दूंगा, जो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वो साइंस समझ के पढ़ाऊंगा। मैं केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं, साइंस ले रहा हूं। साइंस का मतलब है हमें समझना है स्टूडेंट, इसको समझ लो, समझने के बाद आप इसको याद कर लेना, पहले समझ लो। और जो वर्ड्स होते हैं ना, उनके मीनिंग भी समझ लो कि ये वर्ड्स क्यों बनाए गए। कोई साइंटिस्ट के नाम से था, तो कोई वर्ड का मीनिंग भी है स्टूडेंट, केमिस्ट्री मीनिंग, फिजिक्स मीनिंग, उसको समझ लेते हैं, और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि ये साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं, तुम्हें केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा। कोई भी बात है, मैं कहूँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं कहना फिजिक्स नहीं, साइंस पढ़ाता हूँ भाई, इसको समझ लो, समझ लो। अच्छा, अब देखो कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है पेपर में कि आपको फार्मूला लिखना है स्टूडेंट, किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अब देखो कि आपको ये भी समझ में आई कि अगर मेरे पास गिनती के कोई स्टूडेंट हैं तो उनका नाम तो मैं समझ लूँ। अब मैं तो 50 स्टूडेंट का नाम नहीं याद कर सकता, तो मैं 1 लाख स्टूडेंट का नाम कहाँ से याद करूँगा। जब कंपाउंड इतने ज्यादा बनते जा रहे हैं, तो उनको नाम करने के लिए कोई तो स्कीम बनानी पड़ेगी, और इसीलिए IUPAC आया था।
कौन सा आया था, IUPAC स्टूडेंट। तो ये पहले रूल्स बनाता है, कहता है कि कोई भी कंपाउंड है ना, उसका फार्मूला भी लिखना है तो उसके रूल्स बनाएगा, और उसका नाम भी लिखना है स्टूडेंट तो उसके रूल्स बनाएगा। तो रूल्स तो वो है जो उन्होंने लिख दिए आपके बुक में, तो आप अपनी बुक में से वो रूल लीजिए और उन्हें लर्न कीजिए। देखो रूल तो मैं चेंज नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, तो हमें रूल्स को लर्न करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, बात समझ में आ गई भाई? रूल है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रूल्स क्या हैं। जब कोई फार्मूला लिखना है स्टूडेंट, यहां पे मैंने लिखा है फार्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। फार्मूला मुझे लिखना है, मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि एक सेंट्रल एटम है, कितना, एक। मोनो है, मोनो का मतलब वन न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो उनके रूल्स क्या हैं, लेट अस सी द रूल्स स्टूडेंट। तो देखते हैं जी, आपकी बुक के अंदर पूरी लिस्ट है, उसी से हमने ये लिया है। तो पहला रूल कहता है कि सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। अब देखो कि कभी भी फार्मूले आपको मिले, अगर मैंने स्टूडेंट आपने फार्मूला देखा K4FeCN6, ये फार्मूला आपने देखा, यस और नो जल्दी बताओ, बहुत फेमस कंपाउंड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अभी इसका नाम IUPAC हम लिखेंगे। तो कहता है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पहले। जब मैं कंपाउंड का नाम फार्मूला बनाऊंगा स्टूडेंट, तो सेंट्रल एटम पहले लिखा जाएगा। ठीक हो गया? ये तो बात समझ में आ गई आपको कि यहां पर देख रहे हो आयरन को मैंने पहले लिखा है। फिर उसके बाद लिगेंड्स लिखे जाएंगे स्टूडेंट्स। अब लिगेंड्स तुम्हें पता ही है, नंबर 2 रूल, ये नंबर 1 पर आया। नंबर 2 पर ये कह रहा है कि लिगेंड्स आर देन लिस्टेड। देखो दो टाइप के कंपाउंड हैं, एक तो है होमोलैप्टिक और एक हेटेरोलैप्टिक, इसीलिए मैंने बता दिया। होमो में तो एक ही टाइप का लिगेंड है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेटेरो में एक से ज्यादा लिगेंड है। तो अब मेटल के बाद हमने कौन से लगाने हैं? लिगेंड लगाने हैं। तो फिर लिगेंड का ऑर्डर क्या होगा? लिगेंड का देखो, यहाँ पे दो थे, यहाँ पे देख रहे हो दो लिगेंड हैं, एक NH3 वाला और एक Cl वाला। तो ये कह रहा है कि इनको अल्फाबेटिकली आप लिखेंगे। नंबर 2 पे क्या लिखेंगे? ये नोट कर लिया आपने स्टूडेंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल आसान होता है इंग्लिश में, ABCD इस तरह से। देखो NH3 का नाम क्या तुम्हें बताया था? एमीन। और इसका क्या नाम बताया स्टूडेंट? क्लोराइडो, या क्लोरो है या क्लोराइडो है। तो आप बताइए कि A पहले आता है या C पहले आता है? A पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इसको पहले लिखा गया, और फिर C बाद में आता है, तो इसको बाद में मैंने लिखा जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया। जब मैंने इसका फार्मूला लिखा स्टूडेंट, तो लिगेंड्स एक से ज्यादा थे, डिफरेंट थे, तो उनको हमने क्या किया? अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। बोलो कर दिया? यहां पे कोई डाउट किसी को? तीसरा पॉइंट वो कह रहा है पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। अब ये तो सारे कौन से लिगेंड हैं अभी तक जो मैंने लिखे? ये मोनोडेंडेंट है। कौन से हैं ये? मोनोडेंटेट वाले मैंने लिखे थे स्टूडेंट, मोनोडेंटेट वाले लिखे थे। उसमें अमोनिया मोनोडेंटेट है, क्लोरो, इनमें सीधा ही लिखा मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब पॉलीडेंडेंट होंगे स्टूडेंट्स, उन्हें भी अल्फाबेटिकली ही लिखना है। इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन used to determine the position of the ligand in alphabetically order। मतलब अगर दोनों का सेम आ जाए, जैसे एक NH3 है और एक H2O है, इसका क्या नाम है स्टूडेंट? एमीन। इसका क्या नाम है? एक्वा। तो पहला लेटर तो सेम है, फिर मैं नेक्स्ट पे चले जाऊंगा, M पहले आएगा या Q पहले आएगा, तो इस तरह से मैं उस ऑर्डर पे इनको अरेंज कर दूंगा। पहले सेंट्रल एटम, फिर लिगेंड्स। लिगेंड्स कैसे अरेंज हुए? अल्फाबेटिकली। कैसे हुए? अल्फाबेटिकली स्टूडेंट। ये थर्ड रूल आ गया। फोर्थ रूल ये क्या कहता है? फार्मूला ऑफ द एंटायर व्हेन चार्ज्ड और नॉट इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये सारा का सारा फार्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये लिख रही है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखी है मैंने, देख रहे हो? अगर मैं इसको ऐसे लिखता FeCN4 स्टूडेंट, ये चार्ज लिखता तो ये 4 माइनस आता। ये स्क्वायर ब्रैकेट में सारा का सारा मैंने डाल दिया। कैसे डाल दिया? सेंट्रल एटम लिया,
लिगेंड्स लिए अल्फाबेटिकली उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया जी, ये भी ठीक हो गया। When ligands are polyatomic, their formulas are enclosed in parentheses. Student, इसका क्या मतलब हुआ? आपने देखा कि Cl तो एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैंने NH3 लिया या H2O लिखा तो एक इसमें देख रहे हो 3 आया, इसमें 2 आया, ठीक है। अब ये पॉलीएटॉमिक है, ठीक है, और इनके जो फार्मूले हैं स्टूडेंट, एक से ज्यादा एटम है, एक से ज्यादा एटम है, इनको ब्रैकेट में डाल देते हैं। पेरेंथेसिस का मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो लीवेंट एब्रीविएशंस आर आल्सो एनक्लोज्ड इन पेरेंथेसिस। तो जब ये पॉलीएटॉमिक बन गए, एक से ज्यादा एटम, एक ही एटम था, इसमें कितने हैं, 4 एटम है, इसमें 3 है, तो इनके साथ हमने पेरेंथेसिस इस तरह के लगा दिए। उसके बाद में क्या कह रहा है, रूल नंबर 5 पर आ गया, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल विद इन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आपके सामने आ गया, इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टूडेंट। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट, सेंट्रल एटम होता है और लिगेंड्स अटैच टू इट। सेंट्रल एटम होता है और इसके साथ जो लिगेंड्स होते हैं, और क्या होते हैं, प्लस लिगेंड्स, और इन सबको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो देयर शुड बी नो स्पेस, लिगेंड्स के अंदर कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ी मैंने, साथ साथ पे लिख दिए हैं, कोई वेकेंट स्पेस नहीं लिखी। ये भी आगे आपने समझ, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड एंड मेटल विद इन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, वो कहता है व्हेन द फार्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटर्न without that of counter ion, the charge is indicated outside the bracket student, outside the bracket। तो चार्ज को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, आउटसाइड द ब्रैकेट। मतलब आपको समझ में आई स्टोरी, मैंने क्या कहा स्टूडेंट, कि अगर कोई चार्ज एंटिटी है, ठीक है, काउंटर आयन नहीं है, तो चार्ज जो होता है ब्रैकेट के ऊपर एज ए राइट सबस्क्रिप्ट डाल दिया जाता है विद नंबर बिफोर द साइन, नंबर बिफोर द साइन। देखो जैसे मैंने लिखा था FeCN6, ये नंबर, ये चार्ज। अब इसके बाद मैंने कोई काउंटर आयन नहीं लगाया, काउंटर आयन नहीं लगाया, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, कैसे लिख दूंगा, इसके ऊपर जो चार्ज, जितने चार्ज है और ये साइन लगा दिया चार्ज का, तो ये आउटसाइड दी ब्रैकेट इसके सब सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर, मतलब ऊपर डाल दिया मैंने राइट सब सुपर स्क्रिप्ट, राइट, ये राइट है ब्रैकेट का, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब इसके ऊपर हमने ये लिख दिया चार्ज, ठीक है, विद द नंबर बिफोर द साइन। तो साइन से पहले उसका नंबर डाल दिया, नंबर के बाद में साइन आया, प्लस या माइनस जो भी आएगा, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका हमने लिख दिया। अगर मैंने ये आपको दिया Cr स्टूडेंट, CrH2O, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया मेरा, इसके ऊपर 3 है तो प्लस है, 3 प्लस चार्ज है, तो इसको ऐसे मैंने लिख दिया। अब लास्ट स्टेप में मैं ये कह रहा हूं, अगर काउंटर आयन है हमारे पास, काउंटर आयन होते ही हैं, जैसे ये पॉजिटिव है तो इसके काउंटर आयन कौन से होंगे, नेगेटिव वाले काउंटर आयन होंगे, और ये नेगेटिव है तो इसके काउंटर आयन कौन से होंगे, पॉजिटिव वाले। तो चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय चार्ज ऑफ द एटायन। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जो चार्ज है स्टूडेंट कैटायन का, और चार्ज जो है स्टूडेंट एनायन का, ये बैलेंस होना चाहिए, इसको बैलेंस करना है, मतलब इन दोनों का इक्वल आना चाहिए, ये जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हमें करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल कंपाउंड तो न्यूट्रल होना है स्टूडेंट्स, कोई कंपाउंड के ऊपर चार्ज कभी नहीं होता, वो न्यूट्रल ही होते हैं। कोई भी चीज है, वो मैटर कोई चीज है, उसके ऊपर चार्ज थोड़ी है, चार्ज तो फिर हमें काटेगा, वो न्यूट्रल ही होता है। इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव हमें करने पड़ेंगे, बैलेंस करने पड़ेंगे ना, काउंटर आयन से वो चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। बताओ किसी को कोई डाउट है, ये रूल्स हमें लर्न करने, ये रूल्स क्या है स्टूडेंट, हमें लर्न करने। सबसे पहली बात मैंने ये बताई, बोलो किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मेरे से अभी भी पूछ सकता है, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें इनको लर्न करना है, क्या करना है, इनको लर्न करना है स्टूडेंट, लर्न करना बहुत ही जरूरी है। तो आपने रूल्स को नोट कर लिया स्टूडेंट्स, बोलो
ये समझ में आ गए? किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट तो मैं आगे चलता हूं, बोलो। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने से हमें ज्यादा समझ आती है, रूल्स तो हमें समझ आ गए। अब रूल्स कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर इतने लंबे रूल्स याद कैसे करेंगे, तो मैंने कहा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे रूल्स भी याद होते जाएंगे। तो हम हर लेक्चर में काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चल रहा हूं फिर मैं स्टूडेंट, आगे चलता हूं। चलो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो स्टूडेंट, अब आपके सामने हमने कहा कि देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया स्टूडेंट। ये कह रहा है कि राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये वाला क्या लिखा हुआ है, टेट्रा एमीन। कैसे अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट इनके आंसर कैसे करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आ गया, आप पिछले साल के देखोगे पेपर में आया हुआ है, लिखो जी ये लो इसका फार्मूला बनाओ, राइट द फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अब देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। ये लिखा है टेट्रा एमीन, तो बताओ कि कितने NH3 हैं इसमें, बताओ 4 हैं। टेट्रा का मतलब 4 NH3 हैं। और क्या है, टेट्रा एमीन एक्वा है। एक्वा कितने वाटर हैं बताओ जल्दी स्टूडेंट, इसमें एक्वा कितने हैं, एक्वा लिखा है इसने, कोई लिखा है डाई ट्राई कुछ नहीं लिखा, एक्वा कितने हैं इसमें 1। चलो फिर ये लिखता है क्लोराइडो, कितने Cl है इसमें स्टूडेंट, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है आपको पता है, 1 है। तो भाई इसके अंदर 3 टाइप के लिगेंड्स हैं, कितने टाइप के हैं, तो ये होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है, जल्दी से बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, बोलो सही है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट हमारे पास ये। अब इसके अंदर कोबाल्ट है स्टूडेंट, कोबाल्ट का कितना दिया ऑक्सीडेशन नंबर +3। जब मैंने बताया था इसको कैसे लिखते हैं, कोबाल्ट को इस तरह लिखा जाता है 3, ये रोमन लेटर होते हैं, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और काउंटर आयन कौन सा इसमें बताओ, काउंटर आयन जो काउंटर आयन बाहर आने वाला है Cl है। अब हमें ये तैयार करना है इसका फार्मूला। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, रूल, पहले रूल ने क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखा जाता है जल्दी से बताओ, सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें, कोबाल्ट। अब ये 3 को मैंने अरेंज करने हैं स्टूडेंट अल्फाबेटिकली, तो इसका नाम क्या है एमीन, इसका नाम क्या है एक्वा, इसका क्या नाम है क्लोराइड। अब सबसे पहले बताओ ए ये पहले आएगा या पहले ये आएगा, जल्दी बताओ, ए और ए तो आ गया, एम पहले आएगा या क्यू पहले आएगा, जल्दी बताओ। तो इसमें सबसे पहले कौन से आने वाला स्टूडेंट, NH3 एमिन पहले आने वाला है अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं स्टूडेंट, अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं, यही रूल ने बताया था। तो NH3 लिखना है, लेकिन क्योंकि ये पॉलीडेंटेट पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, इसमें ऑलरेडी देखो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसे पैरेंथेसिस में डालना है, कितने हैं, टेट्रा कह रहा है ये 4 हैं, तो मैं 4 लगा दिया यहाँ पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट नंबर किसका आया अल्फाबेटिकली, H2O का आया स्टूडेंट। अब बताओ H2O भी एक पॉलीएटॉमिक है, 3 एटम है इसके अंदर, इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया, कितने हैं, 1 है, तो कुछ नहीं, कोई भी स्पेस मैंने नहीं छोड़ी। उसके बाद Cl है स्टूडेंट, Cl कितने हैं 1, तो Cl के पास ब्रैकेट लगा पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही एटम है। चलो ये तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन गई मेरी। अब प्रॉब्लम ये स्टूडेंट कि हमें लगाने हैं काउंटर आयन Cl, ये कितने लगेंगे कोई बता सकता है स्टूडेंट, कितने Cl लगाऊंगा बाहर, कौन कैलकुलेट करके बता सकता है। यहां पर ही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, यहां तक सही हो गया। अब यहां पे Cl लगाने कितने लगाएंगे, 1 2 3 4 काउंटर आयन Cl है, कितने लगाने हैं कि इसका, अब ये नंबर इसलिए दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, ये मेरा यूज होना है, कितना बनाना है कोबाल्ट का +3, कितने लगेंगे कि ये +3 आ जाए कोबाल्ट,
कितने Cl लगाऊं कि ये +3 आ जाए। देखो अगर मैं इसको X रखूं स्टूडेंट, अमोनिया न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, लेकिन Cl का कितना होता है -1, तो इसकी X की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पर ये X, ये 0, ये 0, X -1 आ रहा है, X -1 इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पर, तो X की वैल्यू कितनी आ रही है +1। लेकिन मुझे कितनी चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर X की वैल्यू +1 आ रही है, मतलब कोबाल्ट +1 आ रहा है, मुझे कोबाल्ट +3 में चाहिए, तो बताओ कितने Cl लगाऊं, कितने काउंटर आयन लगाऊं कि ये +3 में आ जाए, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड का वक्त है स्टूडेंट्स, टाइमर ऑन हो गया, 30 सेकंड्स। कितने Cl लगाऊं कि कोबाल्ट +3 आ जाए, ये +1 है, जल्दी बताओ। यहीं पे ही बच्चों को मिस्टेक आती है जब मैं इनके फार्मूले बनाता हूं स्टूडेंट। तो कितने Cl लगाऊं कि कोबाल्ट +3 में आ जाए, क्योंकि ये +3 मुझे गिवन है, ये तो +1 आ रहा है। जल्दी से बताओ कितने काउंटर आयन लगाऊं नेगेटिव वाले, कौन बता रहा है इसका आंसर, जल्दी करो, टाइम कम है। मुश्किल थोड़ी दिया मैंने क्वेश्चन आपको। कितने Cl लगेंगे स्टूडेंट्स की ये +3 हो जाए +1 से, मुश्किल है। अरे Cl2 ही तो लगेंगे। अगर मैं 2 Cl लगा दूं, अगर मैं 2 Cl लगा दूं स्टूडेंट, तो अब क्या होगा, अब ये 2Cl माइनस हो गया, और ये कितना हुआ 2+, और 1+ इधर से आ रहा है, तो कोबाल्ट किस में आ गया +3 में। तो इसका फार्मूला क्या बना फिर स्टूडेंट, फार्मूला क्या लिखा मैंने, आंसर क्या आया मेरा, बोलो क्या आंसर लिखा मैंने, ये बोलो, किसी को डाउट है, किसी स्टूडेंट को डाउट है स्टूडेंट, 1 नंबर मिलना है मुझे एग्जाम में। नो सर। अब सबको समझ में आ गया। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, बी पार्ट, इसका आंसर आप जल्दी से लिखो, आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है स्टूडेंट। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट 1 का बी पार्ट स्टूडेंट, क्या लिखा है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, जिंकेट 2। आपको, आपने हमेशा देखा कटायन पहले लिखे जाते हैं, एनायन बाद में लिखे जाते हैं। आपने पूछा कि ये आगे क्यों नहीं आया, अरे ये एनायन हमेशा बाद में आता है, कटायन पहले आता है। कोई भी फार्मूला ले लो, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, सोडियम कटायन है, क्लोराइड एनायन है। तो कटायन देखो लिखने का भी है, कटायन हमेशा पहले आए और एनायन बाद में आए। आपने देखा किसी भी कंपाउंड में फार्मूले कैसे बने, केमिस्ट्री में फार्मूले कैसे बने स्टूडेंट। अब आपको समझ आई, बेसिक बातें समझनी है, साइंस है, ये साइंस है, कोई केमिस्ट्री नहीं, साइंस की बात करना। चलो आगे चलो, बी पार्ट, बी का आंसर कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ स्टूडेंट। मैं कैसे करता हूं, आपने देखा मैंने सारे स्टेप्स समझा दिए तुम्हें। अब इसका आसान है, इसका जल्दी से लिखो बी का आंसर, बी का आंसर लिखो स्टूडेंट। 1 मिनट का वक्त है, वो खत्म होने वाला है, आपका समय अभी समाप्त हो रहा है। ओके स्टूडेंट, आपका समय समाप्त हो गया, अब मेरा शुरू हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके अंदर स्टूडेंट पोटेशियम के है। अब पोटेशियम को पहले लिखा हुआ है, अरे पहले लिखा हुआ है तो समझ में आ गई पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या है, कटायन ही तो है, ये कटायन ही तो पहले लिखे जाते हैं, इतना तो मुझे भी समझ आ गई। अब टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, अब बताओ जी, ये कौन सा लिगेंड है, बताओ जल्दी से, कौन सा लिगेंड है इसमें स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइडो, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, OH माइनस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बताया था आपको लिस्ट जब मैंने बताई थी, हाइड्रोक्साइडो। ये कितना है, हाइड्रो ऑक्साइडो है ये। O जब लगा तो ये माइनस वाला है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। और ये एक एनायनिक लिगेंड होता है स्टूडेंट, एनायनिक लिगेंड है, इसका चार्ज भी मैंने लिख दिया -1। अब देखो स्टूडेंट्स कि आपके पास जिंक जो है, तीसरा कौन सा है, जिंक है, इसका कितना चार्ज बता रहा है, ये +2 में है जिंक। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया इसने, +2। तो फिर
आपको कैसे बनाना है, पहले मैंने सेंट्रल एटम बनाया जिंक। अब ये मेरा जिंक है स्टूडेंट, जिंक क्या है, सेंट्रल एटम। अब इसके साथ ये तो किस टाइप का लिगेंड है, होमोलैप्टिक है या हेटेरोलैप्टिक है? अरे एक ही लिगेंड है इसमें तो, होमोलैप्टिक है। ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, बोलो है ना, होमोलैक्सिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टूडेंट। हर चीज मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो इसमें कोई ऑर्डर देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही तो है। अब एक से ज्यादा एटम है, मोनो एटॉमिक नहीं है, 2 एटम है, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। कितने हैं, टेट्रा है ना, तो 4 हैं, मैंने 4 लिख दिया स्टूडेंट। अब ये बना स्टूडेंट, अब रहा कि काउंटर आयन, ये पॉजिटिव वाला है तो पहले आना है, नेगेटिव वाले के तो बाद में आते हैं, आपको पता ही है, कैटायन पहले लिखा जाता है एनायन। अब कितने के लगाने हैं, ये प्रॉब्लम रह गई, के कितने लगाने पड़ेंगे स्टूडेंट, यहां पर यही एक क्वेश्चन है। बताओ कौन स्टूडेंट कैलकुलेट करके बताएगा कि कितने पोटेशियम लगेंगे, 1 2 3 4, कैसे निकालोगे, कितने पोटेशियम लगने वाले हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 या 4? क्योंकि यहां पर जिंक +2 में हमें चाहिए, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है, +2। तो कौन बता रहा है, 30 सेकंड का वक्त है आपके लिए, समय स्टार्ट हो गया, जल्दी बताओ कितने पोटेशियम लगाओगे, कितने पोटेशियम लगाओगे स्टूडेंट्स? कैसे बताया था मैंने, यहां पे क्या कैलकुलेशन की थी, ब्लाइंडली तो नहीं लगा सकता टोटल चार्ज। क्या आपको लास्ट रूल पता है, उसने कहा था चार्ज जो है वो बैलेंस करना स्टूडेंट। दोबारा से पढ़ लो क्या लिखा था, क्या लिखा है, चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय चार्ज ऑफ द एनायन, ये लिखा है, चार्ज ऑफ कैटायन बैलेंस्ड बाय चार्ज ऑफ एनायन। ये बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड का जो बन जाता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल ही होता है। तो अगर मैंने जिंक यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू दिस जिंक में कितने चार्ज आ रहे हैं, अगर मैंने इसको x रखा तो ये 4 है, -1 है, इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x -4 आ रहा है, x +4 आ रहा है, जिंक यहाँ पे +4 में आ रहा है, लेकिन मुझे तो +2 में चाहिए। किस में चाहिए, मुझे +4 में नहीं, +2 में चाहिए। तो +2 में कैसे आएगा, कितने के लगाऊं कि ये +2 में आ जाए, तो 2 ही तो लगाने पड़ेंगे स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं, K2ZnOH4, अब क्या हुआ, तो अब ये जिंक +2 में आ गया। अब इसको कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई कैसे करोगे स्टूडेंट, अब दोबारा से देख लो कि जिंक इस, अब मैं कह रहा हूं इसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना आएगा। ये मेरे काउंटर आयंस होते हैं, ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन को पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में लिखा जाता है। तो चार्ज बैलेंस करना जरूरी है। अगर इसका निकालूं 2 + 1, पोटेशियम का +1 होता है, और जिंक का अगर x लिखूं तो ये कितना आया, ये 4 है, इंटू -1 इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, +2। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2 आ गया, +2 आ गया, बोलो आ गया +2। तो जब जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई तो इसका फार्मूला क्या बन गया स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इसका फार्मूला क्या बना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा आंसर है। मेरा आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, बोलो आंसर मिल गया तुम्हें, ये आंसर है मेरा। बोलो किसी को भी डाउट है, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, आज मुझे 1 नंबर मिलना है एग्जाम में, मैंने गलती की तो 0। बोलो किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अब मैं आपके सामने सी पार्ट को आपका बनाना है, अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन आ गया। अब सी पार्ट का आपने आंसर लिखना, सी वाला कौन सा है स्टूडेंट, ये वाला, इसका आप लिखिए, 1 मिनट का वक्त है आपको, यू हैव 1 मिनट स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन। मेरा टाइमर ऑन हो गया, मेरे पास टाइमर है, मैंने टाइमर को ऑन कर दिया। इसका बताइए, जल्दी से लिखिए, इसका फार्मूला लिख के बताइए कि क्या आंसर है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3, इसका आंसर लिखिए। चलो जल्दी से लिखो स्टूडेंट, यही तरीका जो मैंने बताया उसी को यूज करा।
यही आप यूज करेंगे, यही एक मेथड है, इसको बार बार आपको बता रहा हूं कि समझ लो, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में आना है। तो आप इसका फार्मूला बनाइए फटाफट। जिस तरह से मैं कोई शॉर्टकट नहीं करता स्टूडेंट, एक एक स्टेप को लिखता हूं, तो आप एक एक स्टेप को लिखिए और इसको करिए। तो मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूं। देखो आपको एक बात समझ में आई कि मैं क्वेश्चन बहुत करवाता हूं, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। दूसरा आपको समझ में आया कि मैंने कहा कि जब रूल्स होते हैं वो तब जल्दी याद होते हैं जब हम उनके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन से हमें जल्दी समझ आता है और फिर हम वो रूल्स को माइंड में रिटेन कर लेते हैं और उनको यूज कर लेते हैं, स्टूडेंट उनको यूज कर लेते हैं। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, 1 मिनट। आपका समय खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा स्लो चल रहे हैं, इतना आपका कोर्स काफी है, हमें जल्दी जल्दी आगे चलना है। बिना समझे भी करेंगे तो भी गलत है, इसलिए आप इसके ऊपर दिमाग लगाइए और आंसर करिए स्टूडेंट्स। इसका आंसर आपने लिखना है स्टूडेंट, जो तरीका मैंने बताया है उसको यूज करिए और इसका आंसर लिखिए। तो चलो फिर, अब आपका समय खत्म हो गया। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आपके लिए स्टूडेंट अब हम लगा रहे हैं ब्लू कलर लेते हैं। चलो देखो, पोटेशियम लिखा इसने, तो पहले लिखा हुआ है तो ये कटायन ही होगा। पोटेशियम लिखा हुआ है ना, तो ये कटायन ही होगा। कटायन को पहले लिखा जाता है, इतना हमें पता है। ट्राई ऑक्सालेटो कह रहा है, लो आ गया ना ऑक्सालेटो। अब ऑक्सालेटो का मैंने क्या बताया था, C2O4, ये ऑक्सालेटो है स्टूडेंट। इसके ऊपर 2- होता है, चार्ज कितना होता है, ये कैसा लिगेंड है, ये लिगेंड कैसा है स्टूडेंट, ऑक्सालेटो वाला क्या बताया था आपको, बाइडेंटेट लिगेंड है ये। कैसा लिगेंड है स्टूडेंट, बाइडेंटो। दो दांत हैं, एक लिगेंड के दो दांत हैं, एक मेटल के साथ दो जुड़ने वाले हैं। अब ये लिखा है एल्यूमिनेट है स्टूडेंट, एल्यूमिनेट कौन सा है, एल्यूमिनियम है, और चार्ज कितना दिया है इसने एल्यूमिनियम का, 3 दिया है। मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है स्टूडेंट। अब इसके अंदर तो कोई और लिगेंड नहीं है, एक ही लिगेंड है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, होमोलेप्टिक है। आपको बार बार हर चीज रिपीट कर रहा हूं, होमोलेप्टिक है स्टूडेंट्स। तो फिर एल्यूमिनियम मेरा पहले आएगा, रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, एल्यूमिनियम पहले आ गया स्टूडेंट। अब ऑक्सालेटो जो है स्टूडेंट, इस ये कितना है, पॉली एटॉमिक है, तो इसको पैरेंथेसिस में मैंने बंद कर दिया स्टूडेंट। C2O4 लिखो या OX भी लिख सकते हो, OX भी लिखा जाता है। अब ये कितने बनने हैं स्टूडेंट, कितने हैं, ट्राई है, ट्राई का मतलब ये 3 लिखा मैंने, ट्राई का मतलब मैंने 3 लिख दिया। अब स्टोरी है कि पोटेशियम कितने लगाने हैं स्टूडेंट, अब आपने कैलकुलेट करके बताना है स्टूडेंट कि कितने पोटेशियम लगने हैं। सारी स्टोरी अब यहाँ पर खत्म होती है, यहीं पर ही प्रॉब्लम आती है कि कितने पोटेशियम लगने हैं स्टूडेंट। एल्यूमिनियम मुझे चाहिए +3 में स्टूडेंट, एल्यूमिनियम +3 में चाहिए, कितने पोटेशियम लगाऊं कि +3 बन जाए, और ये कटायन पहले आएगा, एनायन बाद में आता है स्टूडेंट। तो अब आपके पास समय 30 सेकंड, 30 सेकंड्स में इसका आंसर करिए आप, कितने 30 सेकंड्स आपको मिलेंगे। तो 30 सेकंड में बताइए कि कितने पोटेशियम लगेंगे, आपको फाइनल आंसर देना है, कितने पोटेशियम लगेंगे स्टूडेंट, बताओ कितने पोटेशियम लगाओगे, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। तो इसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि कितने पोटेशियम लगने हैं। अगर मैं इसको x ले लूं और इसका -2 है एक का और 3 है स्टूडेंट, तो अब बताओ कि ये कितना चार्ज आ रहा है, ये x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, +6, लेकिन मुझे तो +3 चाहिए। तो बताओ +6 से +3 में कैसे जाऊंगा, पोटेशियम एक एल्कली मेटल है, उसके पास ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, एक पोटेशियम का +1 है, तो कितने पोटेशियम लगेंगे जल्दी से बताओ। आपके पास है 30 सेकेंड, तो आपको समझ में आ गई स्टूडेंट। अगर मैं K3 कर दूं तो बोलो हो गया आंसर सही, बोलो आंसर मिल गया। तो मेरा आंसर क्या आया स्टूडेंट, ये वाला। देखो ऐसे एग्जाम में शॉर्टकट नहीं करना, एक एक स्टेप को लिखा जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा। ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी रिटन वेरी क्लियरली स्टूडेंट इन द एग्जाम। तो इस तरह से हम इनके
जो फार्मूले लिख सकते हैं, अगर मैं एक और ले लूं कोई भी, चलो ये वाला कहा दिया टेट्रा कार्बोनिल निकल स्टूडेंट, टेट्रा कार्बोनिल निकल का बहुत तो केस कई बार पेपर में आ चुका है। यहाँ पे निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो दिखाई दे रही है स्टूडेंट, कितनी जीरो। तो इसका फार्मूला कैसे लिखोगे, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, देखो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके पास ना ये एनायन है ना ये कीटायन है, कोई भी काउंटर आयन नहीं दिख रहा, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकल की कितनी दिख रही है स्टूडेंट, जीरो। और सीओ के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, सीओ जो होता है स्टूडेंट ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है स्टूडेंट। तो इसके लिए तो पहले निकल आया, फिर सीओ आया, सीओ के कितने हैं स्टूडेंट, 4 टेट्रा कार्बोनिल आया, और बस ये यहीं पे बंद हो गया, इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, जीरो है। तो इसका फार्मूला आपने इजीली लिख दिया, इसका आंसर फिर हमें मिल गया स्टूडेंट, टेट्रा कार्बोनिल का ये भी हो गया। अगर ये डाइक्लोरोडो विस लिखा, इथेन 1,2 डाई इमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड स्टूडेंट, तो ये आप, इसके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट, आप इसका नाम लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ये तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, और ऑक्सीडेशन सेंट्रल एटम का क्यों निकाला हमने, इतना दिमाग लगाया उसके ऊपर, और किसी भी फार्मूले को कैसे बनाना है, आपको उसने नाम लिख दिया और क्वेश्चन दे दिया, राइट द फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत बार आया ये क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपको कैसे उसके फार्मूले लिखने हैं स्टूडेंट। किसी को भी कोई डाउट है फार्मूले में तो मुझे बताओ, मैंने बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया। जिसको कोऑर्डिनेशन, जिसको ये नहीं पता कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, तो हमें ये पता होना चाहिए। बोलो सारा समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकंड पार्ट इसका, कि फार्मूला दिया हुआ है उसका आपने आईयूपीएसी नेम लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो नेक्स्ट में उसके हम रूल्स बताएंगे और कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे, क्वेश्चन करने से ही रूल हमें याद हो जाते हैं स्टूडेंट, वरना रूल बहुत ऐसे लगते हैं कि कैसे याद होंगे। अब देखो क्वेश्चन करते करते सारे रूल हमें याद हो गए, और अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते, 2021 आपके लिए शुभ आए, मुबारक हो, आप सब अच्छी परफॉर्मेंस कीजिए, और हमारा रेजोल्यूशन 2021 का हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड नॉट टू वेस्ट एनी मोमेंट ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हमारे YouTube के जितने भी लेक्चर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि वो इनको सब्सक्राइब करें, और इन लेक्चर को सुन के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आ रहे हैं उनको सॉल्व करने में कामयाब हो जाए। माय बेस्ट विशेस टू यू, टू योर पेरेंट्स, टू योर फैमिली एंड ऑल योर फ्रेंड्स स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स।